वेलकम बच्चों। आज इस वीडियो में हम आपको काले मेघा पानी दें इसके अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर करवाते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुने और अपनी उत्तर पुस्तिका और पेन हाथ में लेकर के बैठेंगे। लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती है? प्रश्न नंबर 1, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली का नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी? यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी? लड़के समूह में एकत्रित होकर एक दूसरे घर पानी मांगने जाते हैं। उछलते कूदते, एक दूसरे से आगे दौड़ते हुए, शोर शराबा करते हुए, गलियों में कीचड़ उछालते हुए इधर उधर दौड़ा करते हैं। इसी आधार पर लड़कों की इस टोली को गांव के लोगों ने इंद्रसेना का नाम दिया है। यह टोली अपने आप को इंद्रसेना इसलिए कहकर पुकारती थी क्योंकि अनावृष्टि से छुटकारा पाने हेतु लोग आस्था के कारण इंद्र महाराज को खुश करने के लिए ऐसा कार्य करते हैं। उनका मानना है कि हमारे इसी कार्य से प्रसन्न होकर इंद्र देवता काले मेघा लेकर यानी कि काले बादल लेकर आएंगे और खूब वर्षा करेंगे, जिससे पूरे खेत खलियान पानी से भर जाएंगे और धरती माता की प्यास बुझ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह उचित ठहराया? किस तरह उचित ठहराया? जीजी ने कहा, यदि हम इंद्रसेना पर पानी नहीं फेंकेंगे तो भगवान हमें पानी कैसे देंगे? यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह तो पानी भगवान का अर्घ्य है, यानी कि उसे हम अर्घ्य दे रहे हैं, जिसे हम कुछ पानी की चाह लेकर चढ़ाते हैं। मनुष्य जिस दान को दान नहीं करेगा तो फिर उसके बदले में वह कैसे पाएगा? संसार में ऋषि मुनियों ने दान को सर्वोत्तम माना है,
कि दान देने से धन कभी नहीं घटता, बिना त्याग दान भी नहीं किया जाता। त्याग भावना से जो दान दिया जाता है उसी से हमें फल की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार किसान 5 किलो अनाज खेत में बीजकर 30-40 मन अनाज वहां से पैदावार के लिए उठाता है, खेत में 5 सेर गेहूं करके ही वह अच्छी बुआई की कामना करता है। तो इसीलिए हमारे अंदर भी त्याग की भावना होनी चाहिए और हम ये जल जो है भगवान को अर्घ्य अर्पण कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पानी दे गुड़ धानी दे। पानी दे गुड़ धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ मेघों से पानी के साथ साथ गुड़ धानी की मांग क्यों की जा रही है? क्वेश्चन है पानी दे गुड़ धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़ धानी की मांग क्यों की जा रही है? इसका आंसर है अनावृष्टि के कारण चारों ओर सूखा पड़ गया है। शहर की अपेक्षा गांवों की हालत अधिक खराब होती है क्योंकि शहरों की अपेक्षा गांवों को पानी की ज्यादा जरूरत होती है। कृषि योग्य भूमि सूख कर पत्थर हो जाती है, जमीन फटने लगती है, लू के कारण जो गर्म लूएं चलती हैं उनके कारण पशु पक्षी प्यासे मरने लगते हैं। मेघों से वर्षा होकर ही सूखी भूमि से फिर कृषि योग्य भूमि बनती है, फसलें लहलाने लगती हैं, अनाज की पैदावार होगी, तब पशु भी प्यासे नहीं मरेंगे, दूध अच्छी प्रकार से देंगे जिससे धन धान्य की प्राप्ति होगी, चारों तरफ खुशहाली फैल जाएगी, सबको खाने पीने को भरपूर सामग्री मिलेगी। इसलिए मेघों के साथ साथ गुड़ धाने की मांग की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 4, गगरी फूटी बैल प्यासा। गगरी फूटी बैल प्यासा। इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? क्यों मुखरित हुई है? गगरी फूटी बैल प्यासा। इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासे रहने की बात कही इसलिए मुखरित हुई है क्योंकि अनावृष्टि के कारण चारों ओर सूखा पड़ गया है, धरती फटने लगी है, तालाब सूखने लगे हैं, तो पशु पक्षी जो हैं वो प्यासे मर रहे हैं। कुएं तालाब में भी पानी नहीं रहा, कहीं पानी का नामो निशान नहीं है, पानी पीने का पानी बिल्कुल नहीं रहता। इसलिए पानी की वजह से जो बैल और पशु थे वो सभी प्यासे रहने लगे। इस प्रकार यहाँ पर ये बात मुखरित हुई है। प्रश्न नंबर 5, इंद्रसेना सबसे पहले 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक संस्कृति परिवेश में क्या महत्व है? इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय इसलिए बोलती है क्योंकि भारतीय समाज में गंगा को माँ का दर्जा दिया गया है, माँ के समान पवित्र माना जाता है और उसकी पूजा भी की जाती है। मेघा भी गंगा से ही पानी लेकर बरसते हैं। नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में अनूठा महत्व है। भारतीय संस्कृति में नदियों को माँ की तरह पूजा जाता है। समाज में उन्हें पवित्र माना जाता है। उसके जल को पवित्र मानकर लोग अपने घरों में लाकर रखते हैं तथा प्रभु के श्री चरणों में उसका अर्घ्य चढ़ाते हैं। गंगा जैसी पावन नदी में लोग स्नान करके अपने को धन्य समझते हैं और ऐसा मानते हैं कि जो भी गंगा नदी में स्नान कर लेता है उसके सब जीवन के दुख संकट मिट जाते हैं। इसी प्रकार सब नदियों के जल को पावन माना जाता है। छठा प्रश्न है, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बंट जाना, विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। रिश्तों में जब हमारी भावना शक्ति बढ़ जाती है तो वह विश्वासों के जगत में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को परखती है, कमजोर करती है। परंतु पाठ में जीजी लेखक को अपने बच्चों से भी अधिक प्यार करती है और उसे अच्छे बुरे के बारे में समझाती है। इंद्रसेना पर जीजी द्वारा कहा जाना कि ये हम जल बर्बाद नहीं कर रहे हैं, ये हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं, क्योंकि हम जितना अर्पण करेंगे इससे हमें उससे भी ज़्यादा मिलेगा। हमारे अंदर लेने की भावना से ज़्यादा त्याग की भावना होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ उन्होंने कहा है कि दान देने से धन नहीं घटता, क्यों दान देने से धन बढ़ता है और आत्मिक संतुष्टि होती है। जीजी द्वारा किए गए तर्कों से त्याग में दान ही फल का सबसे निहित है। दान को ऋषि मुनियों ने ही सर्वोत्तम माना है। अर्घ्य चढ़ाने पर इंद्र महाराज हमें बादलों से वर्षा देंगे। यदि हम उन्हें थोड़ा पानी अर्पण कर दें तो हमें ज़्यादा मिलेगा। बार बार जीजी की भावनाओं को आहत कर उसके तर्कों को नकारता हुआ अंधविश्वास और ढकोसला कहता रहता है। अतः वह सत्य की सब रिश्तों में हमारी भावना शक्ति बढ़ जाती है, जो बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। अब बच्चों, यहाँ पर आपके ये अभ्यास के प्रश्न थे जो अभी आपने किए हैं, और इसके बाद कुछ प्रश्न आपके पाठ के आसपास के भी हैं, तो वो भी प्रश्न आप अपनी पुस्तिका में से कर लेंगे। यहाँ पर और भी बहुत प्रश्न है। इसके बाद ये जो लेसन है, पाठ है, इसके अंदर कुछ व्याख्याएं दी गई हैं। उन व्याख्याओं के आप जितने भी प्रश्न पढ़ेंगे उनसे उतने प्रश्नों के ज़्यादा से ज़्यादा जवाब याद करना, क्योंकि आपकी बोर्ड की क्लास है। पहले समय बहुत बर्बाद हो गया है, तो आने वाले समय में हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, और लापरवाही न करते हुए अपने सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से हम लोग याद करेंगे, और याद करने के साथ उसका पूर्ण रूप से टीचर की बताई हुई बातों का भी पालन करेंगे। पाठ के आसपास 2-3 क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा ये भी बता देती हूँ। क्या इंद्रसेना आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत कहलाती है? क्या आपकी स्मृति कोश में ऐसा कोई अनुभव है जब युवाओं ने संगठित होकर समाज उपयोगी रचनात्मक कार्य किया हो? हाँ, इंद्रसेना आज के युवा वर्ग की प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि इंद्रसेना, छोटे बच्चों को इंद्रसेना का नाम दिया गया है। अगर चाहे तो एक टोली बनाकर एक समायोजित तरीके से हम क्या नहीं कर सकते, हम बड़े से बड़े कार्य को भी आसान, कठिन से कठिन कार्य को भी आसान बना सकते हैं। मेरे गांव में युवाओं ने संगठित होकर, अभी आप देखें हमारे समाज के अंदर अनेक बुराइयां हैं, जैसे भ्रूण हत्या है या फिर नशाखोरी है।
आप सफाई अभियान है तो आप इसके प्रति कोई एक वो कैंप बना करके एक इस तरह की सेना संगठित करके आप इस काम को बड़े जोश होश से कर सकते हैं। और युवा जो होते हैं वो मिलकर क्या कार्य नहीं कर सकते। आज जो निरक्षर हैं उनको साक्षर कर सकते हैं। हम जो ये क्या नाम इसका रेड क्रॉस के द्वारा बहुत सारी ऐसी स्कीमें निकलती हैं, वो काम कर सकते हैं। जगह जगह कैंप लगाए जाते हैं। और अभी पानी का चला हुआ है, गर्मी बहुत है, पानी लोग बर्बाद ज़्यादा करते हैं, तो पानी के लिए जागरूक कीजिए, नशा मुक्ति के लिए जागरूक कीजिए, आप पढ़ाई के प्रति जागरूक कीजिए। छोटे छोटे कोई प्रोजेक्ट तैयार करना और उनके ऊपर कार्य करना, आज का युवा बहुत कुछ कर सकता है। तो इस बारे में आगे कहते हैं कि इस मामले में लड़कियां भी आगे रहें। लड़कियों के पास भी बहुत समय होता है, अपने पास पड़ोस में मोहल्ले छोटे बच्चों को कार्य सिखाना, चाहे आप लड़कियां हैं होम साइंस वगैरह से संबंधित, कढ़ाई बुनाई सिलाई से संबंधित छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जो निरक्षर हैं उन्हें साक्षर कर सकती हैं, स्कूलों में एडमिशन दिलवा सकती हैं। यानी कि कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी अगर यदि थोड़ी सी सेवा कर दी जाए तो अपने मन को भी संतुष्टि होती है, आत्मिक संतुष्टि होती है। तो कहने का मतलब है कि आज का जो युवा वर्ग है वो बहुत कार्य कर सकता है यदि उसके अंदर कार्य करने की लगन हो और हिम्मत हो। तकनीकी विकास, दूसरा क्वेश्चन है, तकनीकी विकास के दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। कृषि समाज में चैत्र वैशाख सभी माह बहुत महत्वपूर्ण है, पर आषाढ़ का चढ़ना उनमें उल्लास क्यों भर देता है? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 70% जो जनता है, 80% वो कृषि पर निर्भर है। यहाँ की अर्थव्यवस्था अधिकांश कृषि पर ही निर्भर करती है। तकनीकी क्षेत्र में भी भारत ने बहुत उन्नति की है, लेकिन तकनीकी उन्नति के साथ साथ कृषि का अहम योगदान है। कृषि समाज में चैत्र वैशाख आषाढ़ नहीं, सभी महीने महत्वपूर्ण होते हैं। एक फसल जाती है तो दूसरी तैयार हो जाती है। हमारे यहाँ तो 12 महीनों में फसलें होती हैं। और लेकिन आषाढ़ मास का चढ़ना उनमें उल्लास इसलिए भर देता है क्योंकि आषाढ़ मास में गेहूं पककर पूर्णतः वैशाख में तैयार हो जाती है और कटने लगती है। अनाज की कटाई से कृषि समाज में चहु और उल्लास और उमंग होता है। यानी कि कितने ऐसे हमारे प्रांत हैं जिनमें तो वैशाख में जब कनक का टाइम आता है, गेहूं का टाइम आता है, तो उसे बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। जैसे पंजाब में गेहूं आने पर 13 अप्रैल को बैसाखी जो मनाई जाती है वो इसी का एक उदाहरण है। पाठ के संदर्भ में इस पुस्तक में दी गई निराला की कविता बादल राग पर विचार कीजिए और बताइए कि आपके जीवन में बादलों की क्या भूमिका है। अभी इस लेसन में भी आपको बताया गया है कि काले मेघा पानी दे, मेघा मतलब बादल। तो निराला जी ने अपना जो उनका विषय था, जो भी कविताएं लिखते थे वो बादलों के ऊपर लिखते, क्योंकि बादल उन्हें बहुत प्रिय थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप उसके बारे में क्या भूमिका रही है वो बताएं। बादल राग कविता में निराला जी ने बादलों को एक क्रांतिकारी कहा है, क्योंकि बादल जब उमड़ घुमड़ करके आते हैं तो लगता है कि कहीं पर क्रांति होने वाली है। बादलों को क्रांति का प्रतीक मानकर उनसे जन सामान्य का उद्धार करने का आग्रह किया है। अब जैसे इस लेसन में भी बताया है कि यदि जल बरसेगा तो सब लोगों को पानी मिलेगा, खेती को पानी मिलेगा, फसलें उगेंगी, हमारे पशु पक्षी मरने से बच जाएंगे। कवि कहता है, अस्थिर दुखों पर दुखों की छाया के समान बादल, जब भयंकर गर्मी पड़ी होती है और बादल आ जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है कि बादल आ गए, छाया हो गई। हे बादल, तू सागर पर मंडराता रहता है, तेरे अंदर जन सामान्य की असंख्य इच्छाएं भरी हुई है। पृथ्वी के गर्भ में सोए हुए जो अंकुर हैं वो जन सामान्य वर्ग के लोग तेरी और नव जीवन की आशा लेकर बार बार देख रहे हैं। जैसे हम धरती पृथ्वी के अंदर बीज बोते हैं और वो अंकुर फूटते हैं, लेकिन वो अंकुर तब फूटते हैं जब उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता है। पानी नहीं मिलेगा तो वो वहीं के वहीं मर जाएंगे। तो इसीलिए कहा है कि हे बादल, तुम समुद्र पर क्यों बरसते हो? आप उस जन सामान्य पर बरसो ना जो तुम्हें फटी निगाहों से देख रहा है। तो बार बार गर्जन करके बरसता है। तेरी वज्र रूपी हुंकार सुनकर पूंजीपति जो वर्ग लोग हैं वो भयभीत हो जाते हैं,
क्योंकि किसान तो जल बरसने से खुश होता है कि उसकी खेती होगी। पूंजीपति लोग जो होते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारा व्यापार ठप हो जाएगा। छोटे पौधे के प्रति निर्धन वर्ग के लोग तुझे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बादलों से ही हमारी कृषि उत्पादन निर्भर है, जिससे हमें धन और अनाज मिलता है। ये पेड़ पौधे, कुएं, तालाब, नदियां आदि बादलों से ही संचित होती हैं। तो इस प्रकार पानी का अगला प्रश्न है, पानी का संकट वर्तमान स्थिति में भी बहुत गहराया हुआ है। इसी तरह के पर्यावरण से संबंध अनेक संकटों के बारे में लिखिए। पानी का संकट वर्तमान स्थिति में बड़ा संकट है। पानी की निरंतर होती कमी के कारण मानव जीवन, पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसकी कमी निम्नलिखित संकट हमारे समक्ष आ सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, पानी की कमी से पेड़ पौधे सूख रहे हैं। पानी की कमी से पशु पक्षी प्यासे मर रहे हैं। पेड़ पौधे जो वर्षा लाने में सहायक होते हैं, यदि पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो वर्षा कहाँ से आएगी? कृषि योग्य भूमि बंजर बन जाएगी, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा और पशु पक्षी आगे प्यास के कारण बहुत अधीर हो जाएंगे। बच्चों, एक क्वेश्चन और रहता है, आपकी दादी नानी किस तरह के विश्वासों की बात करती हैं? ऐसी स्थिति में उनके प्रति आपका क्या रवैया होता है? हमारी दादी नानी का जो विश्वास है वो बहुत बड़े विश्वास की बात करती हैं। जैसे चीख मारने के बाद तुरंत किसी के गंतव्य पर प्रस्थान नहीं करना चाहिए। यदि हम बाहर निकल रहे हैं, कोई छींक लगा दे तो हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, ये अपशकुन होता है। यदि हम कहीं बाहर निकल रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट जाए तो हमें 2 कदम पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक अपशकुन का उदाहरण है। दाईं बाईं आंख फड़कती है तो हमें अनिष्ट का खतरा होता है। हमें आंख को कभी फड़कती को किसी को बताना नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में हमारा उनके प्रति बाह्य रूप से तो सद्भावना, श्रद्धापूर्ण, लेकिन आंतरिक रूप से खंडनात्मक होता है। हम दबाव के कारण तो वहाँ हाँ कर लेते हैं, लेकिन अंदर से उन बातों का खंडन करते हैं। वे पुराने विचारों से ओतप्रोत होती हैं, इसलिए ऐसी बातों पर उनका विश्वास अधिक होता है। अब दूसरा, उनका शिक्षा का अभाव रहा है, यह सबसे बड़ा कारण है। ऐसे विश्वासों की बात करती हैं, हम उनको चाहकर भी नहीं अपनाते। उनके कहने पर हम हाँ तो कर देते हैं, लेकिन रास्ते में चलते चलते फिजूल की बातें समझकर भूल जाते हैं। बच्चों, ये मैंने जितने भी 10 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, ये सभी क्वेश्चन आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। सभी प्रश्न स्कूल खुलते ही आते नोटबुक आपकी चेक करूंगी और इनको भी याद करना है बहुत अच्छी तरह से। बेस्ट ऑफ लक।